Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. I am Wajid Ali Kambo, your chemistry teacher. Student, I welcome you in our topical test session for MDCAT. This test session is not only useful for MDCAT aspirants, but it is very, very useful for all kind of entrance test. ये टॉपिकल है और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गैस लॉज। ये मैं आपको अगर मैं MDCAT उसकी आउटलाइन के मुताबिक बात करूं तो ये हमारा यूनिट 3 है और इस यूनिट 3 में मैं 2 लेक्चर जो है ना वो लूंगा। और पहला लेक्चर जो है दैट इज अबाउट द गैस लॉज। इस लेक्चर में हम गैस लॉज आई मीन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और साथ ही साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगा जनरल गैस इक्वेशन। इनसे रेलेवेंट जितने भी एमसीक्यूज अब तक आए हैं उनको भी और उनसे रेलेवेंट जितना भी मटेरियल आपको पता होना चाहिए, जितनी मैं इस लेक्चर में गुफ्तगू करूंगा वो सारी की सारी आपको पता होना चाहिए, वो चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K डज नॉट डिपेंड अपॉन ऑप्शन ए mass of gas, B nature of gas, Charlie temperature of the gas, and delta we have density of the gas. बहुत एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, बहुत ही एक्सक्लूसिव क्वेश्चन, बहुत ज्यादा डिस्कशन डिमांड करता है। जरा बात को सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं पहले कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर लूं, फिर मैं ऑप्शन की तरफ आऊंगा। स्टूडेंट, मेरे पास जो बॉयल्स लॉ है ना, बॉयल्स लॉ मैं ना इसको मुख्तलिफ जो इसकी फॉर्म्स है उसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मतलब मेरे पास बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ नंबर 1 V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P, यूं भी कह लो या आप कह लो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। ये इसकी मेन जहां से हम आगाज करते हैं। फिर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जी PV दैट इज इक्वल टू K इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तीसरी बात जो मैं करता हूं ना वो है P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 दैट इज इक्वल टू K। ये तीन बातें तो आपके जहन में आनी चाहिए। अब देखो, मैं कह रहा हूं कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल P या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसको आप ले लें P इनवर्सली प्रोपोर्शनल V। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, इन दोनों पे ये वाली बात। अब ना गुफ्तगू यहां से आगाज हुई, मैं अभी कॉन्टेक्स्ट डेवलप कर रहा हूं, फिर मैं ऑप्शन की तरफ आऊंगा, फिर मैं क्वेश्चन की नेचर की तरफ आऊंगा, फिर मैं वो स्टेटमेंट आपको बताऊंगा जो आपके जहन में उतर जानी चाहिए। अब क्या इसमें है? इसमें ये है, ये रिलेशन क्या बताता है, जितने गुना प्रेशर बढ़ाओगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। मैं उर्दू में लिखूंगा, मैंने कहा कि जितने गुना टाइम्स प्रेशर बढ़ाओगे P बढ़ाओगे आगे उतने गुना टाइम्स वॉल्यूम V कम होगा। ये लिखा हुआ है, जितने गुना प्रेशर बढ़ाओगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा, लेकिन बशर्ते के, ये इंपॉर्टेंट है, बशर्ते के, जिसे हम उर्दू इंग्लिश में हम कहेंगे प्रोवाइडेड। क्या बोला? पहली बात, आपने ना N को कांस्टेंट रखना। N क्या है? N मीन नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स से मेरी क्या मुराद? नंबर ऑफ मोल्स होता है मैस ओवर मोलर मैस। ये जब मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं ना तो इनडायरेक्टली मैं मैस ऑफ गैस की बात भी करता हूं। मैस ऑफ गैस, इसका मतलब है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स यानी मैस ऑफ गैस कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात जो है वो है टेम्परेचर कांस्टेंट हो, T ये कांस्टेंट हो, ये दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि आपके पास आइडियल गैस हो, आइडियल गैस। ये तीन बातें फिलहाल तो आप इनको ज़हन में बिठाएं। अब दोबारा बात को समझने की कोशिश करें। जितने गुना प्रेशर बढ़ाएंगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। आपने 4 टाइम प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम 1/4 रह गया। आपने 2 टाइम प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम 1/2 हाफ रह गया। वो तब होगा, जितने गुना प्रेशर बढ़ाएं उतने गुना वॉल्यूम तब कम होगा अगर यह 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करते। अगर आप उस दौरान जब आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं
अगर आप उस दौरान अमाउंट ऑफ गैस चेंज ना करें, टेम्परेचर चेंज ना करें, और यह बात साधक है, सच साबित होती है जब आपके पास गैस कौन सी होगी, आइडियल होगी। अब ये तीन बातें, एक और भी फैक्टर शामिल कर लो। स्टूडेंट आप जानते हैं ना, आप जानते हैं कि D इज इक्वल टू M ओवर V, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। अब जब आप मैस को चेंज करेंगे तो डेफिनेटली डेंसिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब है जहां मैं नंबर ऑफ मोल्स और मैस को कांस्टेंट करने की बात कर रहा हूं, वहीं पे मैं डेंसिटी को कांस्टेंट करने की बात भी कर रहा हूं। यानी आपने ड्यूरिंग द कोर्स आपने मैस और, अब डेंसिटी दो चीजों से अफेक्ट हो रही है, एक वॉल्यूम से, एक मैस से। मैं मैस की बात करूंगा तो डेंसिटी है। अब यहां पे बड़ा एक कंफ्यूजन आ जाती है, मैस वॉल्यूम, वॉल्यूम तो यहां वेरिएबल है, वेरिएबल को चेंज करने से अब असल सवाल की तरफ बढ़ो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि ये जो हम लिखते हैं ना पीवी दैट इज इक्वल टू के, अभी क्वेश्चन पीवी दैट इज इक्वल टू के, जब मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूं पीवी दैट इज इक्वल टू के, इसमें जो के है दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये के किन चीजों से चेंज होता है, किन से चेंज नहीं होता? जिनसे चेंज होता हम कहते हैं उस पर डिपेंड करता है, और जिनसे चेंज नहीं होता हम कहते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, ये ना दो चीजें आ गई, एक है वेरिएबल्स, तो के डज नॉट डिपेंड अपॉन वेरिएबल्स, और वेरिएबल कौन से? यहां पे प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल वो चीज जो चेंज हो रही है, तो के वेरिएबल को चेंज करने से के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। हां, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपके पास कौन कौन से हो गए? कांस्टेंट आपके पास आ गया एन, मैं साथ एम भी शामिल कर लेता हूं, मैस, मैंने साथ डेंसिटी को भी शामिल कर लिया। मैं डेंसिटी को सूरत में शामिल किया जब मैं मैस की बात कर रहा हूं, मैंने इसको भी, मैंने टेम्परेचर को शामिल, मैंने नेचर ऑफ गैस को भी शामिल कर लिया, नेचर ऑफ गैस इसको भी शामिल कर दिया। अच्छा, अब इसका मतलब है जब ये जो कांस्टेंट्स हैं, ये जो मैंने लिखे हैं, ये चेंज होंगे तो के की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन वेरिएबल चेंज होंगे तो के की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है? हमसे क्वेश्चन ये जा रहा है कि बताएं कौन सा, दोबारा आप क्वेश्चन को जरा देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के, आई मीन प्रोपोर्शनल, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता भी? हम कहेंगे कि के इन चीजों पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट्स पे डिपेंड करता है, के वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम ऑप्शन को जब हम देखते हैं तो ऑप्शन में ये सारी चीजें हैं, वहां पे मैस ऑफ गैस भी है, वहां पे नेचर ऑफ गैस भी है, वहां पे टेम्परेचर ऑफ गैस भी है, वहां डेंसिटी भी है, तो फिर आंसर क्या होगा? बहुत बहुत मुश्किल सवाल। अच्छा, अगर आप इसके आंसर की तरफ बढ़े ना, तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि इसमें कोई भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आपका जो ई ऑप्शन होना चाहिए वो या तो नॉन ऑफ दीज आ जाए, यानी इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं करता, या वहां पे कोई वेरिएबल ले लो, यानी प्रेशर ले लो, या नंबर ऑफ मोल्स ले लो। एक तो ये नुक्ता नजर है, ये मेरा तो ये नुक्ता नजर है कि इनमें से कोई आंसर नहीं है, हमें ई की तरफ जाना पड़ेगा। और ई पे ऑप्शन क्या हो सकता है? नन ऑफ दीज हो सकता है। ई पे ऑप्शन क्या हो सकता है? प्रेशर हो सकता है। ई पे ऑप्शन क्या हो सकता है? वॉल्यूम हो सकता है। उन तीनों में से अगर कोई ई पे ऑप्शन आता है तो वो ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं इनमें तलाश करने की कोशिश करूं और आप धक्का सर इन्हीं में हमें बताएं, तो फिर मैं बोझल दिल के साथ डी की तरफ जाऊंगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर नेचर ऑफ गैस क्यों नहीं? वाई नेचर ऑफ गैस? क्या के की वैल्यू नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है? मैं कहता हूं यस, डिपेंड करती है। आपने ये पढ़ा नहीं है? हम एक बॉयल्स लॉ में ये ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसमें प्रेशर को मैं इधर लेता हूं, मैं पीवी दैट इज इक्वल टू के को इधर लेता हूं, के वही जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब जब आप आइडियल गैस की बात करते हैं तो आपके पास ये लाइन आती है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए के की वैल्यू जो है ना वो सपोज 1 है, तो प्रेशर वॉल्यूम चेंज होने से वो 1 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। ये आइडियल गैस के लिए तब है जब आप जो टेम्परेचर सपोज 25 लेते हैं, आप नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल लेते हैं, तो ये है। अगर आप कोई गैस ले लें, हाइड्रोजन ले लें, हीलियम ले लें, नाइट्रोजन ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया ले लें, कोई गैस ले लें, उसके लिए जब आप ये ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो आपके पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। आपके पास हाइड्रोजन के लिए ये आई है, ये हाइड्रोजन के लिए, आपके पास नाइट्रोजन के लिए ये आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए आप देखें यूं आती है,
इसका मतलब है जब ये ऊपर नीचे वैल्यूज आ रही है, इसका मतलब के की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारी बात का मफहूम क्या हुआ कि के वो नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। तो के नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, एन पर, एम पर, डी पर, टी पर, सब पर डिपेंड करेगा। तो फॉर दिस क्वेश्चन बहुत जल्द इसका डी है, लेकिन करेक्ट इसका ऑप्शन जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है वो चाहिए नन ऑफ दिस। The initial volume of gas cylinder is 750 milliliter. If the pressure of the gas inside the cylinder changes from 840 mmHg to 360 mmHg, the final volume of the gas will be. लिखेगा मेरे पास जो इस क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में पहले हमें देखना पड़ता है कि हमने कौन सा लॉ उसको फॉलो करना है। आपके पास इनिशियल वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम में आपको V1 दिया गया है और V1 स्टूडेंट आपके पास 750 मिलीलीटर है। 750 मिलीलीटर ये आ गया V1। अच्छा, साथ ही आपके पास क्या आ गया, मेरे पास दूसरी चीज आ गई, वो है प्रेशर, और प्रेशर को मैं P1 ले लेता हूं, और प्रेशर जो आपको दिया गया दैट इज 840 लिखा हुआ है mm ऑफ Hg। मेरे से ये mm ऑफ Hg नहीं लिखा जाता, मैं ऐसे कहूंगा टॉर। mm ऑफ Hg इज आल्सो कॉल्ड टॉर, मैं टॉर ही लिखूंगा। दूसरी बात, आपके पास में दोबारा फिर उसने प्रेशर बताया वो P2 है, और वो प्रेशर वो बता रहा है दैट इज कि 840 से 360 तक रिड्यूस होगा। 360 मैं इसको भी टॉर करूंगा, मेरे से mm ऑफ Hg बार बार नहीं लिखा जाता। वो कहते हैं बताएं फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, V2 मालूम करें। अब ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट उसने टेम्परेचर की बात रही, इट मींस वो चीजें कांस्टेंट होंगी। दो चीजें आ गई, वॉल्यूम आ गया, प्रेशर आ गया। बॉयल्स लॉ आपको हेल्प आउट करता है, और बॉयल्स लॉ में क्या बताता है, बॉयल्स लॉ में ये बताता है, ये देखिए P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2 दैट इज इक्वल टू K। अब हम इसमें क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी P1 V1 दैट इज इक्वल टू P2 V2। आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैं V2 फाइंड आउट, V2 चाहिए मुझे। V2 अगर आपने लेना ना V2 स्टूडेंट, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास P1 V1 ओवर P2, ये आपके पास आएगा। P1 कितना है, P1 840 और V1 कितना आपके पास है, V1 मेरे पास है जी 750 डिवाइडेड बाय, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा, P2 दैट इज 360। अब आप इसको सॉल्व कर लें, थोड़ा सा तो मुश्किल होगा ना सॉल्यूशन, लेकिन करें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 गई, अब आप इसको 3 से कर लें, 3 1 3 3 2 6, और इसको 3 से करें, 3 2 6 3 5 15। अब ये 12 है, ये 84 है, तो 12 1 12 12 7 84, सार 0 लगा देंगे। अब 25 को 750 से मल्टीप्लाई कर दें, 25 को 0 से करेंगे तो वो आ जाएगा 0, और 25 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 175। अब ये जो आपके पास आएगा ना V2, ये बेटा जी आपके पास 750 मिलीलीटर, ये मिलीलीटर में आ गया। अब प्रॉब्लम बड़ा क्या है, हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो डीएम क्यूब में है, डीएम क्यूब में। अब हमें क्या समझना है, हाउ टू कन्वर्ट मिलीलीटर इनटू डीएम क्यूब। हम मिलीलीटर को डीएम क्यूब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वेरी सिंपल, बाय डिवाइडिंग ओवर 1000। आप 1000 पर तकसीम कर दे, यानी अगर आप इसको 1000 पर डिवाइड कर दे, 1000 पर, तो अब क्या होगा, अब आपके पास ये मिलीलीटर की बजाय किसमें, जब 1000 पर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट यहां से 3 डिग्री डिजिट इधर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा 1.75 DMQ। So for this question, your answer is very simple. That is option A, 1.750 DMQ. If you double the volume of a constant amount of a gas at constant temperature, what happened to the pressure? अब जरा सुनना, आपने क्या किया, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दो चीजों में रिलेशन है, एक वॉल्यूम में और एक प्रेशर में, और मुझे पता है कि इन दोनों में जो है वो ये है, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये रिलेशन है। और साथ ही वो कह रहा है कि आपने कांस्टेंट दो चीजें रखनी है, एक तो अमाउंट ऑफ गैस, मैं ऐसे अमाउंट ऑफ गैस को नंबर ऑफ मोल्स कह देता हूं, और दूसरा अपने टेम्परेचर, यानी डायरेक्ट आपसे बॉयल्स लॉ का क्वेश्चन आ रहा है। और ये अगर गैस का नाम नहीं कह रहा तो इट मींस ये आइडियल गैस है, ये परफेक्ट गैस है। अब क्या किया उसने कहा कि अगर आप वॉल्यूम को अब अगर वॉल्यूम को डबल करते हैं,
इसको डबल करें, डबल डबल डबल, आई मीन दो गुना, दो गुना, दो गुना करते हैं, v को 2v कर देते हैं। तो मैं आपसे क्या कहता हूं कि जितने गुना प्रेशर बढ़ाओगे, अब वॉल्यूम की बात होगा, जितने गुना वॉल्यूम बढ़ाओगे उतने गुना प्रेशर कम होगा। सिर्फ ये बात से इनमें बैठे। अगर आपने वॉल्यूम 2 टाइम्स बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो आपके पास प्रेशर 1/2 रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, आधा रह जाएगा। अब देखिए आपके पास ऑप्शन, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन है द प्रेशर डबल। नो नो नो, द प्रेशर डज नॉट चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज करने से प्रेशर चेंज होगा। द प्रेशर क्वाड्रपल्स 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगा, 4 गुना बढ़ेगा। नो, द प्रेशर इज 1/2 द इनिशियल प्रेशर। बिल्कुल पहले वाले प्रेशर का हाफ रह जाएगा, आधा रहेगा। एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज आर इनकरेक्ट? इनमें से 3 ठीक हैं, 1 गलत है। जरा इसको देखिएगा। ऑप्शन ए, ये प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का आपस में रिलेशन है। बॉयल्स लॉ है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों के इनवर्स होते हैं। जब भी 2 क्वांटिटीज इनवर्स होंगी तो हमारे पास ये कर्व आती है। हम इस कर्व को आइसोथर्म कहते हैं, हम इस कर्व को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। और आप देखते हैं ना, जब टेम्परेचर बढ़ाएं या अमाउंट ऑफ गैस बढ़ाएं, दिस कर्व मूव्स अवे फ्रॉम द प्रेशर और वॉल्यूम से दूर दूर चली जाएगी। बीटा ऑप्शन P1/V। ये जो प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, लेकिन प्रेशर और 1/V इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इनके दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। जब 2 क्वांटिटीज में डायरेक्ट रिलेशन होगा तो हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन आती है। इसका मतलब है दिस वन इज आल्सो अ ग्राफिकल फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। बीटा भी ठीक है। चार्ली पे आ जाओ। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस वन इज द चार्ल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन है, जितने गुना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतने गुना वॉल्यूम कम होगा। दिस वन इज द चार्ल्स लॉ। D, C. So C is also correct. And about D, there is no relationship between volume 1/T नहीं होता, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, इनवर्स ऑफ टेम्परेचर नहीं है। So D is incorrect graph. This one is plotted incorrectly. So your option is D. Which of the following is absolute temperature? Very beautiful question. Very much beautiful question. Students, यहां पे हमारे पास एक टर्म आ गई, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, पहले ना इस लफ्ज को समझो। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? वेरी सिंपल आंसर, वो टेम्परेचर जो हम केल्विन स्केल पर मेजर, द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी अगर किसी फिगर के साथ के आता है 75 के, मेरे पास आ गया जी 100 के, मेरे पास आ गया 0 के, तो ऑल दीज आर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल, वो टेम्परेचर जो वो स्केल जो टेम्परेचर की इंतहा से, एब्सोल्यूट इंतहाई हद तक, जो टेम्परेचर की इंतहा को छूता है, और टेम्परेचर की इंतहा क्या है? 0 केल्विन। तो इसका मतलब है लेकिन अगर मैं सेंटीग्रेड पे लूं, मैं सेंटीग्रेड पे लूं, मैं फ़ारेनहाइट पे लूं, डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो इन पर दिया गया टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, लेकिन हम उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं कहेंगे। स्टूडेंट ना 2 चीजों को मिक्स कर जाते, जान मार देते, सारे के सारा कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर देते। एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक अलग टर्म है, एक टर्म है एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो बेटा जी ये और चीज है, ये और चीज है। आप खरबूजे और आम को मिक्स ना करो, तरबूज और खरबूजे को मिक्स ना करो, 2 अलग अलग चीजें। ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर समथिंग एल्स, एब्सोल्यूट जीरो इज समथिंग एल्स, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? मैं 3 बातें करता हूं, ज़हन में रख लेना। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? द जीरो ऑन केल्विन स्केल, ये जीरो ऑन केल्विन स्केल, ये जो है। अब ये जो 0 केल्विन है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी है, दिस वन इज आल्सो द एब्सोल्यूट जीरो। अच्छा, एक तो ये बात, पहली डेफिनेशन क्या आपने ज़हन में रखनी है? द जीरो ऑन केल्विन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। दूसरी बात, एक और चीज, वो टेम्परेचर जिस पर मोलेकुलर मोशन सीज कर जाए, यानी टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर मोलेकुलर मोशन ऑफ अ गैस
सीजेस, रुक जाती है। तो किसी गैस के मॉलिक्यूल की मोशन जहां पर रुक जाएगी, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। और तीसरी बार भी ध्यान में रखें, वो टेम्परेचर जिस पर वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज सपोज टू बिकम जीरो, अगर वो गैस की स्टेट में ही वो चीज रहती है। ये तीन बातें आपने सिर में रखनी। एक और भी चीज, अगर आप एब्सोल्यूट जीरो को आप केल्विन में लेंगे तो ये 0 केल्विन आ गया। अगर आप फ़ारेनहाइट में जाएंगे तो ये -459 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेंटीग्रेड में जाएंगे तो ये -273.16 या 15 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो ये ऑल दिस इज अबाउट एब्सोल्यूट जीरो। दोनों में डिफरेंशिएट करना है। एक और बात, हम टेम्परेचर के लिए मुख्तलिफ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर के लिए हम टेम्परेचर के लिए क्या टर्म इस्तेमाल, हम कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड। हम कहते हैं जी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, हम कहते हैं जी क्रिटिकल टेम्परेचर, टीसी से कहते हैं क्रिटिकल। हम कहते हैं जी ट्रांजिशन टेम्परेचर, ट्रांजिशन टेम्परेचर। हम एक और बात करते हैं, हम कहते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। आपको ना इन सब के बारे में ग्रिप होना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड को या जिसे हम 273 केल्विन कहते हैं, हम इसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कहते हैं। आप फ़ारेनहाइट में भी बात कर सकते हैं, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 या आप इसको 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑल दीज आर कॉल्ड स्टैंडर्ड टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर जो केल्विन स्केल पे मेजर होता है। अगली बात, क्रिटिकल टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस हाईएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड अपनी लिक्विड स्टेट रिटेन कर पाता है। और ट्रांजिशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पर दो पॉलीमॉर्फ्स या एलोट्रॉप कोएग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। और ये क्रिटिकल सॉल्यूशन या जिसे अपर कॉन्सोलेट टेम्परेचर, ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं। आपकी इन सब पे ग्रिप होनी चाहिए। सिर्फ एक नहीं कि आंसर आ जाए, बाकी सब के बारे में भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आंसर आना चाहिए आपको। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर इज डेल्टा 57K. A gas has a volume of 3.86 dm cube at a temperature of 45 degrees centigrade. What will be the volume of gas be if its temperature is raised to 80 degrees centigrade while its pressure is kept constant? Students, पहले देखना होता है कि स्टेटमेंट के अंदर जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है, वो डाटा किस लॉ को, किस इक्वेशन को हिट कर रहा है, इसको समझना। फिर हम उस इक्वेशन को पुट करेंगे, ये डाटा उसमें लगाएंगे और सिंपल कैलकुलेशन से अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। देखो, अब आपसे कहा गया है, आपसे जो कहा जा रहा है, पहली बात कि गैस जो है उसका वॉल्यूम दिया गया है। वॉल्यूम आपके पास आ गया गैस का स्टूडेंट 3.86 डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, ये वॉल्यूम आ गया। ओ इट्स ओके। टेम्परेचर के जो है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ जाएगा 45। अभी मैंने एक खास बात करनी है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ टेम्परेचर। अब ये आप ले लें T1, वो कहते हैं टेम्परेचर हम इंक्रीज करके ना 45 से बढ़ाकर हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते। और आप बताएं कि नया ये V1 ले लें, फिर जो नया वॉल्यूम होगा ये V2 आपने बताना। ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंटेशन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन, ये V1 है, ये T1 है, ये T2 है। प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन, और उस दौरान हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन, प्रेशर को कांस्टेंट रखें। डायरेक्ट हम किसकी तरफ जा रहे हैं, हम चार्ल्स लॉ की तरफ जा रहे हैं। चार्ल्स लॉ में क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं जी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T। हमारी पूरी अगर हम ना 8-9 की बात करें, लोअर ग्रेड जो उनकी बात करें, तो आप कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बड़े बोझल दिल के साथ। लेकिन जब आप एंटी टेस्ट में आते तो ऐसा नहीं आप कह सकते। आप क्या कहते हैं, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज नॉट अ टेम्परेचर, दिस इज एब्सोल्यूट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड, वो आपको ऊपर बता दिए। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर मेजर्ड इन केल्विन स्केल। वो कहते हैं जी ये रिलेशन तब ठीक होगा जब आप टेम्परेचर को किस में लेंगे, जब आप टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे, केल्विन में। अब आप इसका रिलेशन भी जानते हैं, हम V1 over T1 that's equal to V2 over T2 that's equal to K, this one। ये भी आपके पास चार्ल्स लॉ, ये भी आपके पास चार्ल्स लॉ,
और V over T दैट इज इक्वल टू K, ये भी आपके पास है। चार्ल्स लॉ की हर एक फॉर्म आपको आनी चाहिए। तो फिर पहला काम आपने क्या करना है? पहला काम ये करना है कि ये जो टेम्परेचर इट इज गिवन इन सेंटीग्रेड, यू हैव टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर into yes, very simple, into Kelvin. To convert this temperature into Kelvin, add 273. जब आप 273 ऐड करेंगे तो अब आपके पास इसको 273453813 तो you have 318 Kelvin. अब now you have to convert this 80 degree centigrade into Kelvin. For this you have to add 273. तो अब आपके पास 273,803 5 और 353 Kelvin. अब तो बात ही बिल्कुल आसान है। आपके पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। इसमें आपने यू हैव टू फाइंड द V2। तो V2 के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए V1 T2 ओवर T1। देखो ना, मुझे V2 चाहिए ना, ये T2 इधर में ले जाऊंगा, इधर डिनोमिनेटर इधर न्यूमरेटर में ये T2 ऊपर चला गया। तो अब V1 मेरे पास क्या है? 3.86 और T2 मेरे पास क्या है? 353 और नेक्स्ट पे मेरे पास T1 है 318। मैं इसको सॉल्व करूंगा। हाँ, इसमें कैलकुलेशन पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। यू हैव टू कैलकुलेट इट। वो कहते हैं जी आपने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, कैलकुलेटर के बगैर ये थोड़ा सा मुश्किल होगा। 4.28 इज योर आंसर। ये आपके पास आंसर। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर B is correct. Beta 4.28 dm3. Gas is enclosed in a container of 20 centimeter cube with the moving piston. According to KMT of gases, what will be the effect on the freely moving molecule of the gas if temperature is increased from 20 degrees centigrade to 100 degrees centigrade? The option is volume will be increased, beta, pressure will become 1/2, Charlie, temperature has no effect on freely moving molecules, and delta, we have colliding capability of molecules will become low. अब इन सब चीजों को देखें। मैं आपको ना जो इसका कॉन्टेक्स्ट समझाना चाहता हूं ना, वो बहुत सिंपल है, वो बहुत ही सिंपल है। और स्टूडेंट वो ये है कि हमें कहा गया है कि आपके पास वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब और ये मूविंग पिस्टन है, मूविंग पिस्टन। The gas is enclosed in a moving piston. पिस्टन मूव कर रहा है, यानी वॉल्यूम कम ज्यादा हो रहा है। अब आपने काम किया है, वो कहता है सारी गुफ्तगू आपने ना KMT के बारे में मुताबिक करनी है। KMT वो पास्टुलेट्स आप पढ़ते हैं और KMT इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल गैस लॉज। तमाम गैस लॉज को इकट्ठा कर दो, KMT बन जाती। अच्छा, अब इसमें ना एक तो ये बात आ गई। अब आपने टेम्परेचर क्या करना है? टेम्परेचर आपने इंक्रीज करना है। आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आना है। अब बहुत आसान सी बात है, हम ये पढ़ते नहीं है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मूवेबल पिस्टन है, गैस एक्सपेंड करेगी, एक्सपेंशन की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से हमारा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। हाँ, जब वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ये ध्यान में रखना है। अगर मूवेबल की बजाय फिक्स्ड पिस्टन होता, फिक्स्ड, तो फिर हम कहते हैं कि अब उसका ना वॉल्यूम जो वो तो फिक्स है ना, फिक्स है। अब साफ ज़ाहिर है टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली फिर प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन जब मूवेबल पिस्टन है, मूविंग पिस्टन है, तो अब क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से गैस एक्सपेंड करती है और पिस्टन पुश करती जाती है, यू वॉल्यूम इंक्रीज करता है। एक तो ये चीज आ गई। अब साफ ज़ाहिर है अगर आप KMT को पढ़ेंगे, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कोलाइडिंग कैपेबिलिटी बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाने से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो स्पीड अप हो जाएंगे और वो यूं फोर्सफुली वॉल्स ऑफ कंटेनर से कोलाइड करेंगे। तो उनकी कोलाइडिंग फ्रीक्वेंसी, फोर्सफुल कोलिजन वो इंक्रीज करती है, कम नहीं होती। स्टूडेंट, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इसमें मेरा जो आंसर आ रहा है ना, दैट इज ऑप्शन ए, वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड। मैं थोड़ी सी इसमें वेरिएशन लाना चाहता हूं। ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया ना, आंसर वॉल्यूम विल बी इंक्रीज्ड ए। अब मैं थोड़ी सी वेरिएशन, वो क्या भला? वो वेरिएशन ये है कि मैं ना डी ऑप्शन जो है उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूं। मैं यहां पे कोलाइडिंग की बजाय कूलिंग कैपेबिलिटी की बात करता हूं। कूलिंग, मैं नया आपको
नया इल्म देना चाहता हूं। कोलाइडिंग नहीं, कूलिंग कैपेबिलिटी आ गया। तो अब कूलिंग कैपेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल विल लोअर। अब कौन सा, सेम स्टेटमेंट, ऑप्शन में जरा सी वेरिएशन, अब कौन से करेक्ट होगा? अब बेटा जी आपका ए भी करेक्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया, आपका डी भी करेक्ट है। वो भला कैसे? ये एक टर्म आ गई कूलिंग कैपेसिटी कह लो या कैपेबिलिटी कह लो, कैपेबिलिटीज कह लो, कूलिंग कैपेबिलिटी। अगर आपके पास एक गैस सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मैं गैस की बात कर रहा हूं, ये गैस है आपके पास 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, आपने उस गैस का काम क्या है? गैस का टेम्परेचर 10, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री। अब ये गैस क्या करेगी? सराउंडिंग से हीट अब्सॉर्ब करेगी। हीट अब्सॉर्ब करने की वजह से इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा और सराउंडिंग में कूलिंग प्रोड्यूस करेगी। तो हीट अब्सॉर्ब करना सराउंडिंग और सराउंडिंग में कूलिंग टेम्परेचर लोअर करना, दैट इज कॉल्ड द कूलिंग कैपेबिलिटी। अब ये सपोज 25 पे आ गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी कूलिंग कैपेसिटी कैपेबिलिटी ज्यादा है या 25 पे जाके अब ये ज्यादा कूलिंग प्रोड्यूस करेगी? तो आंसर इज वेरी सिंपल, जितना किसी गैस का टेम्परेचर लो होता है उतनी उसकी कूलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे हमने बात की कि वो 20 से 100 हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो 20 पे गैस की कूलिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है और जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है गैस का, अब उसकी सराउंडिंग से टेम्परेचर अब्सॉर्ब करने की और सराउंडिंग को कूल करने की कैपेबिलिटी कम होती जाती है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखूं जिसमें मैंने ऑप्शन चेंज किया, तो उसमें ए और डी दोनों करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू शॉ लॉ, वी से द चार्ल्स लॉ, सम पीपल से शॉल्स लॉ। According to Charles' law, V over T that is equal to K at constant pressure, where K depends on all of the following factors except nature of the gas, pressure of the gas, intramolecular force, look at the spelling, intramolecular force and mass of the gas. आइए जरा देखिए इसमें, according to Charles' law, V over T that is equal to K at constant pressure, where K depends on all of the following factors except nature of the gas, pressure of the gas, intramolecular, look at the spelling, intramolecular forces and mass of the gas. Look at this. मैं ना आंसर के लिए स्टूडेंट मैं CHARLAS कॉमा, मैं इसकी बात करूं, मैं तो इसे कहता चार्ल्स लॉ, कुछ लोग कहते हैं, सम पीपल से शॉल्स लॉ, we will say Charles law, it's okay. अब इसमें देखो ये क्या हमें कहता है, ये कहता है जी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T, और फिर ये कहता है जी V ओवर T दैट इज इक्वल टू K। फिर ये क्या कहता है, ये कहता है जी V1 ओवर T1 दैट इज इक्वल टू V2 ओवर T2 दैट इज इक्वल टू K। अब इसमें ना जो T है, मैंने कहा इट शुड बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द टेम्परेचर मेजर्ड ऑन केल्विन स्केल। ये केल्विन में लेंगे तो टेम्परेचर केल्विन में लेंगे तो ये तमाम रिलेशन जस्टिफाई होंगे, अदरवाइज नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अब ना क्वेश्चन ये है कि ये जो K है, ये वाला विच इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये वाला जो है, ये K किस पे डिपेंड करता है? K यानी K जो है वो किस पे, 3 पे डिपेंड करता है, किस पे? द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स ऑफ ऑल फैक्टर एक्सेप्ट, यानी इन 4 ऑप्शन में से जो गिवन है 3 पे K डिपेंड करता है, 1 पे नहीं करता। मैंने आपसे कहा कि 2 चीजों का हमें सामना करना पड़ता है जब हम ना इसको लिख रहे हैं लॉ को। एक होते हैं वेरिएबल्स और दूसरे हमारे पास है कांस्टेंट्स। ये K की वैल्यू कांस्टेंट तब रहेगी अगर आप इनको N को, M को, P को, नेचर ऑफ गैस, इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यानी K की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है, K की वैल्यू जो है वो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, K की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर को चेंज करने से K चेंज नहीं होगा, वेरिएबल को चेंज करने से प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट चेंज नहीं होगा,
लेकिन इनको, इसका मतलब है के की वैल्यू इन पे डिपेंड करती है। इन पे डिपेंड करती है, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। एक और भी चीज है, और वो क्या है? एक होती है इंटर मोलेकुलर फोर्स, मोलेकुलर फोर्स, और दूसरा है इंट्रा, INTRA, इंट्रा मोलेकुलर फोर्स। इन दोनों में भी फर्क आपको आना चाहिए, इंटर और इंट्रा। इंट्रा आप जानते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ये इंट्रा है। और इंटर कौन सी है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेज, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इंटर है। अब जो इंट्रा मोलेकुलर फोर्स है उस पे भी ये जो के है, के की बात अगर हम करेंगे, मैं ऑप्शन पे आओ ना, ऑप्शन पे आओ, फिर मैं आपके साथ ये सारी चीजें डिस्कस करता हूं। कि ऑप्शन ये है नेचर ऑफ गैस। मैंने कहा नेचर ऑफ गैस चेंज होने से के की वैल्यू चेंज होगी, इसका मतलब है के डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर भी कांस्टेंट है, उस पे भी डिपेंड करेगी। मैस ऑफ द गैस, मैस पे भी डिपेंड करेगी। इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करेगी, इंट्रा पे नहीं करेगी, इंटर पे करेगी। क्योंकि इंटर के आने की वजह से, अब दोनों में फर्क बड़ा क्या है? इंटर के आने की वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन आ जाती है, और जब गैस अट्रैक्शन आती है ना, अट्रैक्शन, तो इसका मतलब है वो गैस अब आइडियल से नॉन आइडियल की तरफ जाती है। नेचर ऑफ गैस हम इस सेंस में ले रहे होते हैं, तो इसका मतलब है इंट्रामोलेकुलर फोर्सेस, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट? ऑप्शन ए, V inversely proportional to T. No. V directly proportional to T. That is the Charles law. Beta, V directly proportional to P. No, it is totally against Boyle's law. V inversely proportional to P. Charlie, V directly proportional to density. No, आप जानते हैं density is equal to mass over volume. तो density और volume का inverse relation है, direct नहीं है। तो ए बी सी तीनों इनकरेक्ट है, गलत है। करेक्ट कौन सा है? दैट इज डी, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। जितने नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं उतने मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती है, जितनी मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ती है उतनी कुलेयन फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एज अ रिजल्ट प्रेशर भी इंक्रीज करता है। सो योर आंसर इज डेल्टा डी। व्हेन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर is heated from 27 to 100 degree centigrade, the volume must be multiplied with, बात को जरा सुनना है। आपसे कहा गया है, आपसे इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जनाब आपके पास V1 है, V1 ये जो शुरू में ना V1 है, दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, टेम्परेचर वो T1 भी ले रहा है, T2 भी ले रहा है, दो टेम्परेचर कर रहा है ना। एक वो कह रहा है दैट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरा वो कह रहा है दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और मांग क्या रहा है? वो कहता है जनाब ये जो V2 है इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है। अब दोबारा, और ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंटेशन द प्रेशर इज कांस्टेंट। वेरी सिंपल, B और T का रिलेशन है, जब वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन आएगा दैट इज चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ क्या है? चार्ल्स लॉ ये आ गया ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और फिर मैं इसको क्या कहता हूं? V1 T1 दैट्स इक्वल टू V2 T2। मुझे क्या चाहिए? मुझे V2 चाहिए। अगर मैं V2 लेना चाहता हूं तो ये T2 इधर जाके, तो ये V1 मल्टीप्लाई बाय T2 ओवर T1। ये क्वेश्चन है कि V1 किससे मल्टीप्लाई कर, V1 इनसे मल्टीप्लाई करें। ये मैं कहां से लाऊं? ये आपके पास ऊपर है आपके पास। स्टूडेंट, ऊपर अगर आप देखोगे ना, जब आप चार्ल्स लॉ की बात करते हैं ना, द टेम्परेचर मस्ट बी इन केल्विन स्केल, हे द टेम्परेचर सेंटीग्रेड, सो कन्वर्ट। इसमें मैं 273 ऐड करूंगा। जब 273 ऐड करूंगा, नाउ इट हैज बिकम्स 300 केल्विन। इसमें मैं 273 ऐड करूंगा, नाउ इट हैज बिकम 373 केल्विन। अब T1 300, T2 373, T2 373। इसका मतलब हुआ कि मैं इस जगह पे मैं इसको यूं कर देता हूं कि मैं V1 को मल्टीप्लाई करूंगा, V1 कितना 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं V1 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? मैं मल्टीप्लाई करूंगा 373 ओवर 300, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो वो इसी का ही पूछ रहे हैं कि आप किसके साथ मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर आंसर 373 over 300, I mean delta is your answer. Which of the following exerts the highest pressure? Suppose
R is equal to 4.3143 joule per mole per Kelvin. Option A, 1 mole of nitrogen at 27 in 10 dm cube, beta 1 mole of nitrogen at 27 degree in 20 dm cube, 1 mole of water at 27, water that is liquid in 1 dm cube, 1 mole of pentane C5H12 pentane at its normal boiling point. अब पहली बात, अगर आप चारों ऑप्शंस को देखोगे ना, ए और बी गैस है, नाइट्रोजन डिफरेंट वॉल्यूम पे, चार्ली और डेल्टा लिक्विड्स है, एक जगह पे वाटर है, 27 पे वाटर है, और जब आप पेंटेन की बात करें C5H12 at its boiling point, when we say the boiling point, it means we considering that element, that substance in a liquid state. तो चार्ली और डेल्टा दो लिक्विड, ए और बी अल्फा बीटा ये दोनों गैसेस. पहली तो बात है कि गैसेस का प्रेशर जो है वो लिक्विड से ज्यादा होता है, और उसकी वजह क्या है? वो वजह बहुत आसान सी है, गैसेस में मॉलिक्यूल्स रैंडमली 3 डायमेंशनली मूव करते हैं, और दूसरा गैसेस में मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की निस्बत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से गैस के मॉलिक्यूल्स वाल से फोर्सफुली कोलाइड करते, यूज ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करते, तो गैसेस का प्रेशर लिक्विड से ज्यादा होता है. तो लास्ट वाले सी और डी दोनों ऑप्शन तो गए, वो तो नेगेट हो गए, निकल गए. अब कंपटीशन है पहले दो में देखो, 1 मोल सेम गैस है नाइट्रोजन, 1 मोल टेंपरेचर भी सेम है, हां वॉल्यूम डिफर कर रहा है. तो अब इन दोनों ए और बी के केसेस में कहां पे नाइट्रोजन हाईएस्ट प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? जरा देखो, मेरे पास इसमें आ गया स्टूडेंट क्वेश्चन, और मेरे पास है पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी. ये जो पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी है ना, दिस इज द मेन फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन. अब इसमें आप क्या जानना चाहते हैं? मैं प्रेशर को जानना चाहता हूं, तो ये आपके पास एनआरटी ओवर वी ये ले लें. अब स्टूडेंट दोनों में ए और बी में नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, आर की वैल्यू सेम, टेंपरेचर जो है दोनों में 27 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब है ये तो दोनों में सेम आ गए, तो फिर फैसला कौन करेगा? P1 ओवर V, ये फैसला होगा. अब जिसका वॉल्यूम कम है उसका प्रेशर ज्यादा होगा, तो हाईएस्ट प्रेशर उस केस में होगा जब नाइट्रोजन का वॉल्यूम कम है. अब अगर आप इस दोनों में देखेंगे तो ए में 10 dm क्यूब, बीटा में 20 dm क्यूब, तो ए में वॉल्यूम कम है, तो वॉल्यूम अगर कम है तो इसका मतलब है प्रेशर ये ज्यादा एक्सर्ट करेगी. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ए. Which of the following is correct equation to calculate relative molecular mass of a gas? स्टूडेंट मैं पहले ये लफ्ज लिखता हूं, मैं लिखता हूं जी relative molecular mass of a gas. relative molecular mass. इसके लिए मैं काम ये करता हूं कि मेरे पास है जनरल गैस इक्वेशन. बात को जरा गौर से सुनना है. जनरल गैस इक्वेशन की जो पहली फॉर्म, जो मेजर फॉर्म है, वो है पीवी दैट इज इक्वल टू एनआरटी. दिस वन इज द मेजर फॉर्म. फिर आप क्या करते हैं, जब आप जनरल गैस इक्वेशन को फॉर 1 मोल अप्लाई करते हैं, 1 मोल, तो फिर आपके पास P1 V1 दैट इज इक्वल टू T1 P2 V2 ओवर T2. अच्छा, एक और भी चीज आती है नंबर 3 पे आप लेते हैं जब आप D इज इक्वल टू PM ओवर RT, ये होगा डेंसिटी, D इज इक्वल टू PM. और अगर आप यहां से मैस ले लें, मैस, तो ये DRT ओवर P हो जाएगा. ये नंबर 4 आ गया, मोलेकुलर मैस है. मोलेकुलर मैस दैट इज इक्वल टू DRT ओवर P. ये आपके पास आ गया मोलेकुलर मैस. ये M, DRT ऊपर चला गया और P नीचे आ गया. एक और बात, वो नंबर 5 आप ले लो. नंबर 5 ये खुद ही आपने जनरेट करनी होती है. वो क्या स्टूडेंट? डेंसिटी का आपको पता है. डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है D इज इक्वल टू M ओवर V. तो आप D की जगह M ओवर V लिखें, M ऊपर रह जाएगा, V नीचे आ जाएगा, तो आपके पास ये क्या बनेगा? ये बनेगा मोलेकुलर मैस दैट इज इक्वल टू MRT ओवर PV. ये आपके पास आ गया. क्वेश्चन क्या है? यही क्वेश्चन है. बताएं रिलेटिव मोलेकुलर मैस के लिए कौन सी इक्वेशन करेक्ट है? जरा देखें स्टूडेंट, तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज मोलेकुलर मैस दैट इज इक्वल टू MRT ओवर PV. MRT ओवर PV. ऑप्शन ए इज करेक्ट.
द वैल्यू एंड यूनिट्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड्स अपॉन, ये नीचे ना, प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस, मास ऑफ द गैस, यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। जरा बात को सुनना, मैं कहना क्या चाहता हूं स्टूडेंट, हमने जनरल गैस कांस्टेंट, जनरल कह लो, यूनिवर्सल कह लो, आइडियल कह लो, जनरल कह लो, यूनिवर्सल कह लो, आप आइडियल कह लो, आइडियल गैस कांस्टेंट, ये ना आइडियल गैसेस के लिए होता है। रियल गैसेस इस वैल्यू से थोड़ी सी डेविएट करती है, इसको हम ना कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आर की जो वैल्यू है ना, आर की जो वैल्यू आप पढ़ते जी, आर जो है ना दैट इज इक्वल टू 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब पर मोल, डीएम क्यूब सॉरी पर मोल पर केल्विन। एक तो ये, फिर मैं इसकी मुख्तलिफ आर की वैल्यू आप एक और भी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं 62.4, यहां पे आ गया टॉर डीएम क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा, आप एक और भी पढ़ते हैं, आर दैट इज इक्वल टू 62,400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। अच्छा, आप ये भी पढ़ते हैं ना, आप ये भी पढ़ते हैं कि आर दैट इज इक्वल टू 8.3143 जाउल भी आप इसे कह देते हैं, न्यूटन मीटर भी आप इसे कहते हैं, पर मोल पर केल्विन। ये आपके पास है, एंड मेनी मोर, ये सारे आपके और भी हैं। अगर आप उसमें चले जाए, मैं एक और भी लिख देता हूं, कैलोरी में चले जाएं तो 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ये आ गया, ये आपके पास है। अगर आप इन तमाम वैल्यूज को देखो ना, तमाम वैल्यूज को देखो, इनमें जो ये इससे डिफर कर गई, ये इससे डिफर कर गई, ये डिफर कर रही है, ये 0.0821, ये 8.3143, ये 1.987। ये डिफरेंस किसकी वजह से आता है? ये चार चीजें हैं यहां पे, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये नंबर ऑफ मोल्स है, ये टेम्परेचर है। अगर आप इन तमाम वैल्यूज में देखें, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, वो पर मोल पर केल्विन ही है। तो ये जो फिर डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं, ये किस वजह से? ड्यू टू डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। प्रेशर एटमॉस्फेयर, प्रेशर टॉर, जब प्रेशर को एटमॉस्फेयर से टॉर में किया तो वैल्यू बदल गई, जब वॉल्यूम को डीएम क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में ले गए वैल्यू बदल गई। तो इसका मतलब हुआ द वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स यूज फॉर। अब एक और बात सुनो, आप एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें गैस का ना, गैस है, गैस का प्रेशर आप लेते हैं जी, गैस का प्रेशर सपोज आप लेते हैं 400 टॉर। आप एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें आप गैस का प्रेशर ले लेते जी 700 टॉर। अब गैस का प्रेशर चेंज करने से आर की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतनी की उतनी, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, जो मर्जी ले लें, हाँ, यूनिट चेंज करने से। तो ये जो आर की मुख्तलिफ वैल्यूज हमारे पास आती है ना, ये प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट्स चेंज करने से आती है। हमारी बुक में ना टेम्परेचर का भी जिक्र है, लेकिन टेम्परेचर के तो केल्विन में एंड तक रहते हैं ना, टेम्परेचर के तो यूनिट चेंज ही नहीं हुए, जो चेंज हुआ वो प्रेशर और वॉल्यूम के यूनिट चेंज हुए। स्टूडेंट, आपके लिए ना इस क्वेश्चन में आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। 7.5 gram of gas occupies 5.6 dm cube of volume at STP. The gas is, ओह बहुत खूबसूरत क्वेश्चन। आपने बताना है गैस कौन सी होगी, और चार गैसेस हैं, NO, N2O, CO, CO2। कौन सी गैस होगी? मैं क्या यहां पे कौन सा फार्मूला यूज करूं? वेरी सिंपल, मैं ना मोलेकुलर मैस वाला फार्मूला यूज करता हूं, ये वाला मोलेकुलर मैस दैट इज इक्वल टू मैस RTPV। यानी मैं फॉर्मूला क्या यूज करता हूं? मैं फॉर्मूला यूज करता हूं मोलेकुलर मैस दैट इज इक्वल टू MRT ओवर PV। अब मुझे ये सब चीजें चाहिए, मुझे मैस चाहिए भाई, दिया हुआ है 7.5 ग्राम, ये मैस आ गया 7.5 ग्राम इनटू R, वही वैल्यू ले लो 0.0821 ले लो, मल्टीप्लाई टेम्परेचर। टेम्परेचर वो कह रहा है कि STP पर है, जब वो STP कहता है ना, तो इसका मतलब है टेम्परेचर वो आपको 273 केल्विन देता है, जीरो नहीं लेना, डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, यहां केल्विन में चलेगा काम।
और प्रेशर, प्रेशर साफ ज़रा 1 एटमॉस्फेयर होगा। चूंकि मैंने ये वाला यूनिट यूज किया ना, आर का, आर की ये वाली वैल्यू यूज, ज्यादा प्रेशर मुझे किसमें लेना पड़ेगा, एटमॉस्फेयर में। तो आपके पास वॉल्यूम आपके पास वॉल्यूम मैस आपको उसने दिया 7.5, तो मैस भी उसने दे दिया, मैस आ गया 7.5। तो स्टूडेंट वॉल्यूम भी दे दिया 5.6 डीएम प्रेशर एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम डीएम क्यूब में मुझे ये वाली वैल्यू मैंने पुट की 7.5। ये क्या है, मैस। आर मैंने यूज कर ली, कौन सी इनमें से वो मुझे पता चल गया। टेम्परेचर 273 केल्विन, और नीचे आपके पास प्रेशर दैट इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इनटू वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू 5.6। अब इसको सॉल्व करें, कोशिश करें, एफर्ट लगाएं, तो आपके पास जो आंसर आएगा ना यहां पे, वो आएगा 30। इसका मतलब है कि आपके पास जो गैसेज है ना, उसमें जिसका मोलेकुलर मास 30 है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब गैसेज आपके पास क्या है, गैसेज है आपके पास NO निकालें इसका। नाइट्रोजन जो है वो 14 है, ऑक्सीजन 16 है, तो ऐड करेंगे 30, यही आपका आंसर आ गया। N2 नाइट्रोजन 2 है, 28 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, तो अगर आप इसको ऐड करेंगे ना तो ये आपके पास 44 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपका कार्बन जो है वो हो गया 12 और हो गया 16, 28 आ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड वो तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है। तो आपके पास चूंकि आंसर मोलेकुलर मास 30 आ रहा है, तो वो गैस जिसका मोलेकुलर मास 30 वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। सो फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट योर करेक्ट ऑप्शन इज NO। If we want to raise the temperature of 1 mole of an ideal gas by 1 Kelvin, we have to provide how much amount of energy? मैं अभी ऑप्शन की तरफ जाने से पहले कुछ बातें आपसे करना चाहता हूं, सुनो। बहुत खूबसूरत, बहुत अहम बातें, कॉन्टेक्स्ट समझो है क्या। आपके पास ना ये एक सिलेंडर है, बात को जरा सुनना है, सिलेंडर है, इस सिलेंडर में एक गैस है और गैस का ना मैंने 1 मोल लिया है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस को हम परफेक्ट गैस भी कहते हैं, परफेक्ट, आइडियल या परफेक्ट गैस। तो इसके मॉलिक्यूल्स कितने, अगर आइडियल गैस है तो इट हैज एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इतने इसके मॉलिक्यूल्स। 1 मोल अगर आपने लिया है ना, अगर 1 मोल लिया तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ना सपोज इसका टेम्परेचर जो है ना, इसका टेम्परेचर मैं फर्ज कर रहा हूं 298 केल्विन है गैस का। मैंने ना इसको इंक्रीज करके ना 299 केल्विन तक ले जाना है। मैं कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, मैं ना 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहता हूं, 1 केल्विन, 298 से 299 1 केल्विन। मैं सेंटीग्रेड में बात करूं, ये 298 केल्विन जो है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ये 26 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब है मैं टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहता हूं। एक गैस आइडियल जिसका 1 मोल, मैं स्टेटमेंट आपको समझा रहा हूं, जिसका आपके पास 1 मोल है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसका टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना चाहते हैं। ये 1 केल्विन इस सेंस में चेंज इन टेम्परेचर, इसमें 1 केल्विन दैट इज इक्वल टू 1 डिग्री, ये चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। चेंज इन टेम्परेचर में 1 केल्विन 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है चेंज इन टेम्परेचर में। लेकिन जब कन्वर्जन करते हैं तो उस केस में जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है वो 273 केल्विन के बराबर। ये चेंज इन टेम्परेचर और ये कन्वर्जन, ये दो अलग अलग बातें, इन बातों को ही निखारना और समझना, यही तो एंटी टेस्ट है। अच्छा, अब आपने ये, अब वो कहते बताएं इसके लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। मैं कहता हूं जी बिल्कुल सी, इसमें मुश्किल वाली कौन सी बात है। एनर्जी हमें एनर्जी चाहिए 0.081 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब। अच्छा, या ये नहीं आपको समझ आती तो मुझे एनर्जी चाहिए 62.4 टॉर डीएम क्यूब। अच्छा जी, चलें, मुझे एनर्जी चाहिए 8.3143 जाउल। मुझे एनर्जी चाहिए, बहुत खूबसूरत बात, मुझे एनर्जी चाहिए 1.987 कैलोरी, या जिसको मैं रफली 2 कैलोरी कह देता हूं। मुझे इतनी एनर्जी चाहिए। क्या मतलब, ये कहां से आपको पता चला? ये मुझे यहां से पता चला कि अगर आपके पास 1 मोल गैस हो पर केल्विन, यानी 1 केल्विन अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आपको इतनी एनर्जी चाहिए। ये बड़ी एहतियात से, ये इतनी एनर्जी आपको चाहिए।
ये जो है ना, ये वाले अमाउंट, जितनी ये एनर्जी है उतनी ये है, जितनी ये है उतनी ये है, जितनी ये है उतनी ये है। यानी आप कह सकते हैं 8.3143 जाउल दैट इज इक्वल टू 1.987 कैलोरी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4.184 जाउल दैट इज इक्वल टू 1 कैलोरी, इसके बराबर होता है। यानी कैलोरी बड़ा यूनिट है जाउल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तो मैं वैसे आपको समझा रहा हूं। इसका मतलब है कि आपको रफली 2 कैलोरी एनर्जी चाहिए, रफली। एक्यूरेट तो ये है ना, अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूं तो 2 कैलोरी। आपको 8.3143 जाउल एनर्जी चाहिए 1 मोल गैस का टेंपरेचर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। ये सारी बातें मुझे यहां से पता चली। स्टूडेंट, फॉर दिस क्वेश्चन योर करेक्ट ऑप्शन इज डी 0.0821 एटमॉस्फेयर डीएम क्यूब। A sample of nitrogen gas collected at 127 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure has a volume of 200 centimeter cube. It is transferred to a 500 centimeter cube flask and cooled at 27 degrees centigrade. What will the pressure exerted by the gas at 27? बहुत सारी लंबी लंबी बातें आ गई, सुनने की कोशिश करो, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें आपके पास क्या आ रहा है, इसमें आपके पास टेम्परेचर है, इसमें आपके पास प्रेशर है, इसमें आपके पास वॉल्यूम है, तीनों चीजें हैं। आपके पास क्वेश्चन आ गया, अब फार्मूला कौन सा लगाएंगे? फार्मूला बहुत सिंपल है, P1 V1 over T1, द सेकंड फॉर्म ऑफ जनरल गैस इक्वेशन, दैट इज इक्वल टू P2 V2 over T2। ये पहली बात। दो बातें सिर्फ ज़हन में बिठा लो। उनमें से पहली बात क्या है कि आप फाइंड क्या करना चाहते हैं। मैं P2 द प्रेशर, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, मैं P2 फाइंड आउट करना चाहता। अच्छा जी, अगर आपने P2 फाइंड आउट करना है, P2 ये फाइंड आउट करना है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा P1 V1 T2 ओवर ये T1 इंटू V2। ये एक तो ये बात। दूसरा पॉइंट, यू हैव टू टेक टेम्परेचर इन केल्विन नॉट इन सेंटीग्रेड। तो व्हेन द टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू बाय एडिंग 273। वेरी सिंपल। अब आपके पास इसमें देखेंगे द गैस, a sample of gas that is collected at 127 डिग्री सेंटीग्रेड। शुरू में 127। अब 127 क्या है, वो T1 है। T1 क्या है, 127। अब 127 में 273 ऐड करें, 273, तो ये आपके पास ये 400 हो जाएगा, 400 केल्विन। इसका मतलब है P1 दे लें, मुझे T1 मिल गया, ये वाला T1 400 केल्विन इनटू मैं वो स्टेटमेंट के मुताबिक जा रहा हूं, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P1 भी मुझे मिल गया, P1 आ गया जी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, स्टेटमेंट के मुताबिक जा रहा हूं। एंड हैज अ प्रेशर, वॉल्यूम जो है वो 200 सेंटीमीटर, V1 मेरे पास 200 आ गया, 200 सेंटीमीटर क्यूब। और फिर वो कह रहा है कि इट इज ट्रांसफर टू अ 500 सेंटीमीटर क्यूब फ्लास्क, तो वो आपके पास V2 आ गया 500 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट, जब टेम्परेचर कितना होगा 27, अब ये 27 T2 आ गया 27 में 273 ऐड करें तो आपके पास क्या हो जाएगा 300। अब आप इसको सॉल्व करें, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। इन दो जीरो से ये 2 जीरो गए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 3 2 जार 6, ऊपर 6 बचा, 5 4 जार 20, नीचे 20 बचा। 6 6 6 डिवाइडेड बाय 20, 0.0, 23 जार 60, योर आंसर इज 0.3। और ये क्या ले रहे हैं आप, प्रेशर ऊपर आपसे आपका किसके में आया, एटमॉस्फेयर में, तो ये आपके पास है 0.3 एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट, अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, योर ऑप्शन इज बीटा, 0.3 एटमॉस्फेयर। स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर। इस लेक्चर में हमने गैस लॉ से रेलेवेंट जितने भी हमारे पास पॉसिबल क्वेश्चन थे, मैंने उन क्वेश्चन को ना सिर्फ एड्रेस किया, बल्कि उन क्वेश्चन के अंदर जितने भी छुपे हुए कॉन्सेप्ट हैं वो भी अब तक कन्वे किए। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अच्छा, एक छोटी सी मैं बात करता चलूं, मैं इतनी एफर्ट से आपके लिए ये लेक्चर तैयार भी करता हूं, उसको रिकॉर्ड करवाता हूं, बाद में हमारी टीम उसको एडिट करती है। ये हमें इस पे एक लेक्चर को आप तक पहुंचाने में कोई 15 से 18 घंटे लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को मैनेज करने में। आपके लिए तो ये 1 घंटे का होता है, हमारे इसके पीछे ना मेरी तो पिछली कोई मोर देन 20 ईयर्स जो है वो इस पे स्ट्रगल है, जो मैं आपके सामने लाता हूं। आप थोड़ा सा तो काम किया करें,
आप इसको लाइक तो कर दिया करें। अगर आप लाइक करेंगे, डेफिनेटली इल्म की ये रोशनी, जो मैं कहता हूं ना कि इल्म की रोशनी को हमने घर घर तक पहुंचाना है, तो ये इल्म की रोशनी घर घर तक पहुंचने में ये आसान होता जाएगा। बाकी जैसे आपकी मर्जी, अल्लाह आप पर फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर करम फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।